हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का साइंस का आपका छठा प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो हमारे घरों में जो आपके पंखे, बल्ब इत्यादि लगे होते हैं वे किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में हम इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि घरों में लगे पंखे, बल्ब इत्यादि ये सभी समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के आपका क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यह नियम किसका है? तो यह नियम आपका क्या होता है? ओम का नियम होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जो आपका विभव होता है, विभवांतर होता है, वह क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है धारा के। तो धारा अर्थात करेंट का होता है। उसके बाद समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या हो जाता है? V इज इक्वल टू आपका IR हो जाता है। ये आपका इसके बीच में रिलेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमें बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और केवल आपका प्रतिरोध का एसआई यूनिट पूछे तो प्रतिरोध का यूनिट आपका ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध इसका यूनिट आपका ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। तो शुष्क सेल अर्थात सूखा हुआ जो सेल होता है इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल है तो शुष्क सेल यह किस प्रकार का होता है? तो शुष्क सेल यह आपका प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या होता है? यह आपका प्राथमिक सेल होता है। अब प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, प्राथमिक सेल उस सेल को कहा जाता है जिसे केवल एक बार यूज किया जा सकता है, उसके बाद दोबारा हम इसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। इसी को आपका प्राथमिक सेल कहा जाता है। जैसे टॉर्च का बैटरी हो गया, घड़ी का आपका बैटरी हो गया, ये सभी आपके प्राथमिक सेल होते हैं। और एक आपका होता है द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल यह होता है जिसे एक बार यूज करने के बाद पुनः हम इसको चार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं, इसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो शुष्क सेल यह हमेशा आपका प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो यह नियम आपका फैराडे के द्वारा दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम यह आपका फैराडे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह आपका टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट ये आपका टंगस्टन का बना होता है। और ध्यान रखेंगे, जो आपका विद्युत हीटर होता है इसका एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट आपका नाइक्रोम धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह किसके द्वारा सर्वप्रथम आपका अवलोकन किया गया? तो यह आपका ओस्टेड द्वारा आपका अवलोकन किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओस्टेड द्वारा आपका अवलोकन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? हमारा प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है?
तो यह आपका जनित्र बनाने में उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के उपयोग करके हम जनित्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंस का नियम यह किसके लिए आवश्यक है? तो लेंस का नियम यह आपका ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत इसके लिए आवश्यक होता है। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत यह कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऊर्जा को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। क्या होता है? ऊर्जा आपका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि किसी भी परमाणु, कोई भी आपका परमाणु है, इसका हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो द्रव्यमान आपका परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन के योग के आपका बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन हैं। तो प्रोटॉन प्लस उसके बाद न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी आपका परमाणु होगा उसका द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो उसके केंद्र में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? हमारा द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन यह किसके द्वारा खोज की गई? तो पोजिट्रॉन इसका खोज आपका एंडरसन ने किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु इसके आपका न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में प्रोटॉन की संख्या आपका 1 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक भारी नाभिक को आपका 2 हल्के नाभिकों में टूटना, तो टूटने को क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। तो संलयन तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? नाभिकीय विखंडन होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर, इनमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो इनमें आपका नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति, इसके नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो यह आपका केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि ग्रहों की गति का नियम यह आपका केपलर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही क्या होता है? तारे और सूर्य इन दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होता है। और याद रखेंगे, सूर्य क्या है? सूर्य भी आपका एक तारा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? तो ये आपके बुध व शुक्र हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।